हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू द क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस की मैं दो वीडियो लेके आऊँगा। आज की क्लास में मैं आपको बेसिक पूरा सब कुछ जो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर हो सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी बेसिक्स हैं हमारे, वो सब मैं समझा रहा हूँ आपको। इस सब का इस्तेमाल करके आप कर तो कोई भी क्वेश्चन सकते हो, बट एट टाइम्स हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी आए। ठीक है, तो एक वीडियो में और भी लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके साथ 1 घंटे डिस्कस करूँगा। ठीक है, ताकि हमारी थोड़ी सी अप्रोच भी बिल्ड हो सके। अब एक एक करके मैं बिल्कुल बेसिक से पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कहाँ एक्स एक्सिस है, कहाँ वाई एक्सिस है, क्या डिस्टेंस फार्मूला है, क्या सेक्शन फार्मूला है, क्या शूलेस मेथड है। ठीक है, और फिर हम अपने मेन कोर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे इन स्टार्टर्स के बाद। और मेन कोर्स में हम स्लोप और इक्वेशंस ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको फिर हम खत्म करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन से। ठीक है, तो एक एक करके सारी बातें आज की क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के एक एक चीज़ को समझोगे तो आप एटलीस्ट ये डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना अच्छे से समझ रहे हो कि कितने सवाल आप कर पाओगे, क्योंकि कुछ भी मैं छोड़ूंगा नहीं आज की क्लास में। ठीक है, पढ़ा मैं सब कुछ ही दूंगा, बट स्टिल अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट लाइंस की सेकंड वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, तो स्ट्रेट लाइन जो भी होता है वो तो चलो अभी बाद की बात है। सबसे पहले हमारा जो भी ये कार्यक्रम चल रहा है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जैसे ही हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कोऑर्डिनेट प्लेन की। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि अभी हम 9th क्लास तक जो भी ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, 10th में तो उतनी खास ज्योमेट्री हमने नहीं पढ़ी, तो उसके अंदर शेप जो रहती थी वो काफ़ी सिंपल रहती थी, तो उनको समझना काफ़ी आसान था। अब शेप कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, इलिप्स आएगा, पैराबोला, ठीक है, और आप बड़े हो जाओगे थोड़ा पैराबोलॉइड आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें कुछ रेफरेंस चाहिए होती हैं। अभी हम 2 डायमेंशनल में बात कर रहे हैं, इसलिए हमें वो रेफरेंस कहाँ से मिल जाएंगी, कोऑर्डिनेट प्लेन से मिल जाएंगी। बेसिकली नंबर की टर्म्स में जैसे जब भी हम बात करते हैं तो चीज़ें आसान समझ में थोड़ी आती हैं ना। जब बचपन में मैथ होती थी 1 2 3 4 रहता था तब बढ़िया रहता था। ठीक है, फिर जैसे ये एक्स वाई ने एंट्री मार दी तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लग गई। तो वापस से चीज़ों को 1 2 के टर्म्स में लाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे जो हॉरिजॉन्टल हमारा ये एक्सेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस बोलते हैं, और वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं, हम वाई एक्सेस बोल देते हैं। राइट साइड की तरफ जो एक्स एक्सेस है पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव है और नीचे की तरफ वाई नेगेटिव है। ये दो एक्सेस की वजह से हमारा जो कोऑर्डिनेट प्लेन है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इन्हें क्या बोलते हैं, हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, जहाँ पे दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, और अपने को कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर लिखना हो तो उसको हम हमेशा x, y की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अगर कहीं भी लिखा हुआ है 3, -7, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, और y की वैल्यू कितनी है, -7 है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि x एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, अपनी पॉजिटिव आ रही है, तो इस तरफ ही हमारा ये पॉइंट रहेगा। और y की तरफ पॉजिटिव है, ऊपर है और नीचे नेगेटिव है, तो इस तरफ और इस तरफ, यानी कि ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा होगा। अगर मैं इसी बात को जनरलाइज करूँ तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, फर्स्ट वाला पॉजिटिव फॉर x एंड सेकेंड वाला पॉजिटिव फॉर y। इस तरफ मैं देखूं तो x नेगेटिव हो गया, पर y स्टिल यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखूं तो x नेगेटिव है और y भी क्या है, नेगेटिव है। आगे बात समझ में। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो x तो पॉजिटिव है पर y क्या है, नेगेटिव है। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में। अगर मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पर एक बात, मतलब मैं जस्ट आज आपके साथ जनरल डिस्कशन करने आया हूँ जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें बारीकियों के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं बेसिकली। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे आज मेरा ज़्यादा फोकस है। मैं कोई भी सवाल नहीं लिख के लाया हमेशा की तरह, आज मैं खुद ही आपसे सवाल बनाऊंगा, आपके साथ सवाल बनाऊंगा, उनको सॉल्व भी करेंगे और चीज़ों को सीखने की कोशिश हम करते जाएंगे भाई। ठीक है, देखो, और यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हमारा जो भी है ये कार्टेशियन प्लेन है। अब कार्टेशियन प्लेन पे आपको ये तो पता ही है क्या कि
ये अगर एक्स एक्सिस है और अगर एक्स एक्सिस पे हमें कोई भी पॉइंट लेट करना है तो उसको हम किसकी फॉर्म में लेट करते हैं, x, 0 की फॉर्म में लेट करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट है तो इसको मैं a, 0 मान सकता हूँ। किस लिए कि भाई x की तो कुछ वैल्यू है पर y क्या है, 0। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है, नीचे की तरफ y नेगेटिव है, तो यहाँ पर y क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर ये a, 0 है तो इस तरफ हो सकता है मेरे को -a, 0 भी दिख जाए, अगर तो मैं ये बोलूँ कि a पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो a, 0 इधर तो -a, 0 इधर। मेन बात ये है कि अगर x एक्सिस पे मैं कहीं भी घूमी कर रहा हूँ तो वहाँ पर y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। भाई कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो कभी कोई मेरे से बोले कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y = 0, ठीक है। इक्वेशन का मतलब x और y के बीच का एक ऐसा रिलेशन होता है हमेशा जो कि उस लाइन पे लाई करते हुए पॉइंट्स सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस, तो इस पे लाई करते हुए सभी पॉइंट्स y = 0 को सेटिस्फाई हमेशा करेंगे, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट इस लाइन पे से उठा लो, आप y की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे, उसमें 0 रखेंगे और 0 = 0 आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर ऐसे आपको समझने में थोड़ा सा कष्ट है तो इसी बात को मैं देखो एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से कहीं भी लिखा हुआ है x + y = 3, तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर x और y का सम कितना होता है, 3। यानी कि वो सभी पॉइंट जिसके अंदर x और y का सम 3 के इक्वल हो रहा है वो सब पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करेंगे। जैसे कि 1,2 या फिर 2,1 या फिर 0,3 या फिर 3,0 या फिर -1,4 या फिर मतलब कोई भी, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। पर मेन चीज़ यही है कि जो भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है उसको आप x और y की जगह पुट कर सकते हैं और इक्वेशन हमेशा क्या हो जाएगी, उससे सेटिस्फाई हो जाएगी। जो भी पॉइंट, अभी तो हम इनफैक्ट लाइन की बात कर रहे हैं, x और y जब भी आ रहे हैं, जैसे किसी कर्व की इक्वेशन है, लेट्स से सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कल पे लाई करता हुआ हर एक पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। आगे बात समझ में, यही इक्वेशन का मतलब होता है कि उस रीजन में, उस कर्व के ऊपर, ठीक है, उस लाइन के ऊपर लाई करता हुआ हर एक पॉइंट, तो पॉइंट है तो उसके अंदर कुछ x की वैल्यू होगी, कुछ y की वैल्यू होगी, तो वो उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमने ये समझा कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y = 0। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है, इसलिए y = 0। तो सिमिलर वे में यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि y एक्सिस की क्या इक्वेशन रहेगी, तो आप कहोगे सर x = 0। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कितनी, 0। तभी हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो कैसा लेते हैं, 0,y या 0,c या 0,b, कुछ भी इस तरीके से हम पॉइंट y एक्सिस पे हमेशा लेते हैं। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में? अच्छा भाई, ये दोनों बात समझ में आ गई तो एक बात और समझो, क्या जैसे इसी पे ही समझाता हूँ। अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन बनानी है कि जिसके अंदर लेट से x = क्या है, 3, ये लाइन कोई हमें ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है कि x = 3 ड्रॉ करो, तो आप कहोगे सर x = 3 तो एक पॉइंट है, ठीक है, और लेट से ये पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है 3,0, और ये बात सच भी है कि ये x = 3 एक पॉइंट है। पर अब मेरे को x = 3 को 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर मेरे को नंबर लाइन पे x = 3 को रिप्रेजेंट करना होता तो मैं इस तरीके से यहाँ पर इसको एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा था, 1 डायमेंशनल की बात कर रहा था। पर जैसे ही मैं अब 2D यानी कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर पहुँचाऊँ तो x = 3 क्या बन गई है, एक लाइन बन गई है। इनफैक्ट अगर मैं 3D में चले जाऊँ तो x = 3 एक प्लेन भी वहाँ पर हमें नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, पर अभी हम 3D में नहीं जा रहे, अभी हम 2D में ही हैं, यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो x = 3 लेट से ये हमारा एक पॉइंट है। अब देखो, अगर मैं इसमें ऊपर की तरफ जाता हूँ, अगर मैं इसमें ऊपर की तरफ जाता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, x फिक्स्ड है। अगर नीचे की तरफ जाता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अगेन x फिक्स्ड है। तो यही हमारी क्या हो गई, x = 3 की लाइन हो गई। याद करना चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि अगर x = समथिंग है तो हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर नीचे जा रहे हैं और ऊपर नीचे जाने से y चेंज होता है। तो x कब चेंज होता है, जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी दिन मैं आपसे बोलूं कि y = लेट से -1 की आप यहाँ पे ड्राइंग करके दिखाओ,
ठीक है, या फिर x इक्वल टू -1 जो लाइन की इक्वेशन है उसको बताओ वो ग्राफ पर कहाँ पर है, ठीक है। तो आप कहोगे सर y इक्वल्स टू -1 तो यहाँ पे होगा। अब अगर आप ऊपर जाओगे तो y इंक्रीज हो जाएगा, नीचे जाओगे तो y डिक्रीज हो जाएगा। मैं कहा y इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना भाई, y की वैल्यू आपको रखनी है फिक्स, कितनी, -1। तो अगर y की वैल्यू फिक्स रखनी है -1 तो आप कहोगे सर फिर तो ऊपर मत नीचे मत जाना, सिर्फ लेफ्ट राइट आप मूवमेंट दिखा सकते हो, क्योंकि लेफ्ट राइट अगर आप जाओगे तो x की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी, y की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इधर चलोगे x कम होता जाएगा, इधर चलोगे x बढ़ता जाएगा, y फिक्स रहेगा। y की वैल्यू लेट से यहाँ पे -1 है तो यहाँ भी -1 होगी, यहाँ भी -1 होगी, यहाँ भी -1 होगी। अगर कोई मेरे से ये पूछ ले कि भाई ये तो चलो अच्छी बात है आपने निकाल दी दोनों लाइन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो देखो यहाँ पर इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू क्या है 3 और इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू क्या है -1, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 3, -1 हो जाएगा। आगे समझ में, नहीं आगे समझ में? तो अगर x इक्वल टू समथिंग है कभी भी तो वो क्या होगी पैरेलल टू y एक्सिस, और कभी भी y इक्वल्स टू समथिंग है तो वो क्या होगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? ओके, ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखो इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव, तो यहाँ पे x 0, ऊपर x पॉजिटिव नीचे सॉरी ऊपर y पॉजिटिव नीचे y नेगेटिव, तो यहाँ पे y 0, तो ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0 हो जाएंगे। आगे बात समझ में, नहीं आगे समझ में? क्योंकि ओरिजिन x एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे हमने क्या पढ़ा कि y की वैल्यू 0 होती है, और ओरिजिन y एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, तो y एक्सिस पे हमने क्या पढ़ा x की वैल्यू 0 होती है, तो x भी 0 y भी 0, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, 0 हुए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तीसरी चीज, कुछ हो सकता है एक आधी चीज मिस भी हो जाए पर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मैं कोशिश करूंगा कवर करने की। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये चीज़ भी आप पढ़ के आ चुके हैं 10th क्लास में, ठीक है। एक बार मैं बताता हूँ, जैसे कि लेट से ये अपने पास 2 पॉइंट्स हैं और इनके बीच का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेट से ये पॉइंट है 3,2 और ये पॉइंट है 6, लेट से 6 ही है, ठीक है, 6,6। तो देखो हम क्या करते थे, अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता था, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। उसका मतलब क्या होता था कि x में कितना चेंज आया, तो x में कितना चेंज आया है यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं 6 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हम क्या करते थे 6 - 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया 5। अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूँ कि ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों दिखता था, ठीक है, जस्ट वैसे ही मैं डिस्कस ही तो कर रहा हूँ, आज आपके साथ बातचीत करने आया हूँ, ठीक है, तो बातचीत करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेट से ये वाला हमारा पॉइंट है 3,2 और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है 6,6 और मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो बड़ी ही साधारण सी बातें मैं यहाँ पे आपके साथ करता हूँ, ठीक है, क्या कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रही होगी, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रही होगी, देखो जितना ये लेफ्ट राइट है उतना ही ये भी लेफ्ट राइट है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, तो ये पॉइंट क्या हो गया 3,0। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रहेगी तो आप कहोगे सर 2, तो ये कितना हो गया 0,2, ठीक है, आइए बात समझ में 0,2। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे सर 6 और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, तो आप अगेन मेरे को कितना बता दोगे 6। ये आ गई बात समझ में, नहीं आ गई बात समझ में, इतना ओके रिपोर्ट है। अब देखो इधर थोड़ी सी बात मेरी समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहता हूँ, क्या है वो पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको भी ऐसे थोड़ा सा इधर, इस ट्राइंगल को मैं कंसिडर करना चाहता हूँ और इस ट्राइंगल के अपने पास 2 वर्टेक्स तो हैं, ये तीसरा वर्टेक्स गायब है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो लाल पॉइंट है क्या मैं बोल सकता हूँ जितना ऊंचा ये है उतना ही ऊंचा लाल है, और ऊंचाई को हम कैसे मेजर करते हैं, ऊपर चलते हैं तो क्या चेंज होता है y, पर इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई तो बराबर है, यानी कि जितना y इसका था उतना ही y इसका भी होना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। और देखो क्या मैं बोल सकता हूँ जितना लेफ्ट राइट ये उतना ही लेफ्ट राइट ये, और अगर मैं आगे चलता हूँ तो x इंक्रीज होता है, पीछे चलता हूँ तो x डिक्रीज होता है, पर जितना आगे पीछे ये है उतना ही आगे पीछे ये है, तो अगर x की वैल्यू 6 यहाँ पर है तो यहाँ भी x की वैल्यू 6 है। वैसे भी आप देख सकते हैं कितना है 6,2। आ गई बात समझ में, नहीं आ गई बात समझ में, 6,2 क्लियर है। अब देखो आप एक चीज़, मेरे को तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, इस डिस्टेंस के चक्रों में हूँ मैं,
ठीक है। तो देखो इस डिस्टेंस को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो y में तो कोई चेंज आ नहीं रहा, मैं सीधा आगे बढ़ता जा रहा हूँ। यहाँ पे ये जितना है उतना ही है, यहाँ पे x 3 है, यहाँ पे ये कितना है 6 है। तो यहाँ पर अगर मैं जानना चाहूँ कि ये डिस्टेंस कितना है तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये टोटल 6, ये 3, तो ये कितना हो गया 6 माइनस 3। आइए बात समझ में। और अगर मैं यहाँ पे भी ये डिस्टेंस मेजर करना चाहूँ ये परपेंडिकुलर का, तो भी आप मेरे हिसाब से बता पाएंगे कि देखो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 6 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 6 माइनस 2, राइट। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई समझ में? तो अब अगर मेरे को ये हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट अंडर। तो बेसिकली इट इज पाइथागोरस थ्योरम, नथिंग मोर देन दैट। बस हमने वहाँ पर इसको कैसे समझ लिया था, थोड़ा सा फॉर्मूले के टर्म्स में समझ लिया था। आगे समझ में, नहीं आगे समझ में? चलूँ आगे? शाबाश। और देखो एक चीज़ और समझो, इट इज़ कॉल्ड सेक्शन फार्मूला, राइट। तो एक तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि लेट से ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, कुछ भी लिख लो इसके कोऑर्डिनेट 3,2 और इसके लिख लो लेट से 4,-5, और हमें बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इसे 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप कभी भी इस ये जो बीच वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट लेट से x, y है और आप इन्हें कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो x कैलकुलेट करने के लिए आप इधर वाले x को अपोजिट रेशियो से मल्टीप्लाई करो, इधर वाले x को अपोजिट रेशियो से मल्टीप्लाई करो, और अपॉन में क्या कर लो, रेशियो का सम कर लो। तो ये कितना आ गया 18/5 यानी कि 3.6। इसी तरीके से y कैलकुलेट करने के लिए इधर वाले y को इधर से करो तो -15, फिर इधर वाले y को इधर से करो यानी कि +4, और अपॉन में क्या कर दो, रेशियो का सम कर दो। तो कितना आ गया -11/5 यानी कि -2.2। तो ये जो बीच वाला पॉइंट हमें चाहिए था जो कि इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या आ गया 3.6, -2.2। आगे बात समझ में या नहीं आगे समझ में? अच्छा, इस रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर इसकी लेंथ 3 यूनिट्स है तो इधर वाले की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 यूनिट्स होनी चाहिए। अगर इधर वाले की लेंथ लेट से 30 यूनिट्स है तो इधर वाले की कितनी होनी चाहिए, 20 यूनिट्स होनी चाहिए। वो रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में? चलो आगे देखो। एरिया ऑफ पॉलीगन कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड है, इट इज कॉल्ड शूलेस मेथड। तो ये भी सीख लो। जैसे कि अपने पास कोई भी एक पॉलीगन है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ एक। लेट से इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,3, 7,2, -1,0 और 4, लेट से 4,5 ले लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसे मतलब बीच में से आधा कर लो, 2 ट्राइंगल्स बनाओ, 2 ट्राइंगल का एरिया जोड़ो और फिर आंसर कैलकुलेट करो। दूसरा तरीका क्या है कि साइक्लिक ऑर्डर में आप ये कोऑर्डिनेट्स लिख लो। साइक्लिक ऑर्डर मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ लिख लो 0, यहाँ लिख लो 3, फिर 7 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ -1 लिख लो, 0 लिख लो, फिर 4 लिख लो, फिर 5 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे एक एक करके मैंने चारों कोऑर्डिनेट लिख लिए और फर्स्ट वाला एक बार फिर रिपीट कर दो, 0,3। आ गया समझ में? इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 0। इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, -5। फिर इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ गया +12, ठीक है। फिर इन दोनों को करो, ये आ गया इतना भैया, ठीक है। एक सेकेंड रुको बस। फिर माइनस उल्टे करने हैं हम सब्ट्रैक्ट आपको, जैसे कि माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 21, इसका -2, इसका 0, फिर इसका भी 0, ठीक है। तो इतना कर लेना और अपॉन में क्या डाल देना है आपको, 2 डाल देना है। सो इससे बेसिकली काफ़ी आसान कैलकुलेशन हो जाती है, क्योंकि अगर तो अभी तो लेट से क्वाड्रिलेटरल है तो 2 ट्राइंगल में बांट के शायद आप कर लोगे, अगर पेंटागन या हेक्सागन होता तो फिर और ज़्यादा कष्ट होता आपको, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है 7 -19/2
सो ये कितना हो रहा है -6, तो मॉड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया तो नेगेटिव में होता नहीं है कभी भी, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कुछ 19-20 हो, ठीक है, बाकी ठीक ही करिए, ठीक है। तो मॉड लगा देते हैं। सो ये ब्लैक वाले को प्रोडक्ट करके ऐड करना है, देन रेड वालों को प्रोडक्ट करके ऐड करना है। और शूलेस समझ ही रहे होगे, जैसा ये थोड़ा सा मतलब दिख रहा है शूलेस की तरह, उसी तरीके से हो जाता है, ठीक है। चलें आगे। और कुछ? हाँ भैया, या चलें आगे, बताइए। और बताओ, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है? मज़े आ रहे हैं मैथ्स पढ़ पढ़ के? चलो भाई, शाबाश। और दुख की बातें नहीं करूँगा तुमसे, आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा बेसिक बस यहाँ समझाने की कोशिश करी थी आपको, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी तक जो भी मैंने सुनाई, इसमें मेरे को तो यही लगती है, जो समझ में भी आती है, कि अगर हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो वाई चेंज हो रहा है, लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, अब 12th क्लास पे थोड़ा सा पहुँचते हैं और पहली चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्लोप। थोड़ा सा मैं समझाता भी हूँ स्लोप का मीनिंग क्या है। वैसे तो इंक्लिनेशन है भाई स्लोप का मीनिंग, जैसे हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो भाई चढ़ने में ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो हम बोलते हैं कि भाई इसका स्लोप ज़्यादा है, इसकी इंक्लिनेशन ज़्यादा है ना। या फिर जैसे कि हमारे घर के बाहर जो रैंप बना रहता है, ठीक है, जिस पे से बाइक स्कूटी गाड़ी चढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है कि भाई अगर ज़्यादा स्लोप हो जाएगा फिर गाड़ी नहीं चढ़ेगी उस पर, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा बाइक भी नहीं चढ़ेगी फिर उससे, ठीक है। तो उस स्लोप का मीनिंग यही होता है कि मतलब कि हाइट बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, लेंथ के कंपैरिजन में। मतलब कि हाइट धीरे धीरे करके अगर इंक्रीज़ हो रही है इन कंपैरिजन टू जितना हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं कि इसका स्लोप भैया ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर तो हाइट एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी विद रिस्पेक्ट टू जितना हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, फिर हम बोलते हैं कि इसका स्लोप जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब देखो, चलो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ एक, कि स्लोप का फॉर्मूला दैट पर्टिकुलर थिंग ही क्यों है। लेट से ये अपने पास एक लाल लाइन है और ये लेट से अपने पास एक ब्लू लाइन है, ठीक है। अब स्लोप कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा है कि मैं इनका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को फिक्स कर देता हूँ कि लेट से कि x मतलब फिक्स है कि इतना ही आपने x जाना है। वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसका स्लोप ज़्यादा है? ब्लू का स्लोप ज़्यादा है या फिर रेड का स्लोप ज़्यादा है? किसका स्लोप आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से ज़्यादा है? देखो, ब्लू का स्लोप ऑफ कोर्स हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, ज़्यादा ऊंचाई ये पकड़ रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं x को फिक्स कर दूँ, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को फिक्स कर दूँ, तो जिसका y हाइट जिसने ज़्यादा ली उसका स्लोप भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूँ कि जो स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके? चेंज इन y के, क्योंकि जितना ज़्यादा y उतना ज़्यादा क्या है? स्लोप है, अगर x फिक्स्ड है तो, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फिक्स्ड है तो। अच्छा, एक और ग्राफ कंसिडर करते हैं यहाँ पे। क्या हो रहा है आज मेरे से? सीधी लाइनें क्यों नहीं बन रही? ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी हम सह लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हम यहाँ पर कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। लेट से ये ब्लू लाइन है अपनी अगेन वही, और ये रेड लाइन है अपनी अगेन वही वाली, ठीक है। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फिक्स कर रहा हूँ वर्टिकल मूवमेंट जो मेरे को चाहिए, कि भाई मेरे को इतनी हाइट टोटल लेट से अटेन करनी है। वाई की वैल्यू अब मैंने फिक्स कर दी, यानी कि मैं किसको मेजर करना चाहता हूँ? एक्स को मेजर करना चाहता हूँ। अगर मैं वाई को फिक्स कर दूँ कि भाई मेरे को जो टोटल हाइट जानी है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही जानी है, ठीक है, इतना ही मेरे को टोटल हाइट जानी है। अब वैसे तो हमें पता है स्लोप किसका ज़्यादा है? इसका, ब्लू वाले का, क्योंकि यही ज़्यादा ऊंचाई पकड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसी तरीके से कुछ x के लिए रिलेशन लिखना चाहता हूँ, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ कि अगर तो मैं आपसे पूछूं कि y दोनों का फिक्स है, तो ब्लू वाला कितना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दे रहा है? इतना। और रेड वाला कितना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दे रहा है? इतना, ठीक है। तो स्लोप किसका ज़्यादा है? ब्लू वाले का, पर इसकी x की मूवमेंट क्या है? कम है, यानी कि जितना जो x में कम मूव होगा, ठीक है, उसका स्लोप उतना क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तो सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। तो स्लोप बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चेंज इन x।
अगर आप वैसे देसी भाषा में भी समझे तो आराम से समझ सकते हैं भाई, जो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पकड़ रहा है उसका स्लोप क्या उतना ज़्यादा है, ठीक है। और जो भाई क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस की तरफ ही हॉरिजॉन्टली ज़्यादा मूव कर रहा है उसका स्लोप क्या रहेगा, कम। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू ज़्यादा हुई तो स्लोप क्या हो जाएगा, कम, तभी वो उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पर अगर कोई हाइट ज़्यादा पकड़ रहा है तो फिर उसका स्लोप क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर देखो इन्हीं दोनों बातों को विद प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 में कंबाइन कर दूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा, यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला लिख पाऊंगा। तो स्लोप नंबर 1 पे जो मैं लिखना चाहता हूँ आपके साथ वो इक्वल होता है किसके, स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन y ओवर चेंज इन x के, चेंज इन x के। आ गई ये बात समझ में, नहीं आ गई बात समझ में, चेंज इन y ओवर चेंज इन x ही क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। इसी बात को हम और भी तरीकों से देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं और आपके साथ इसको ट्राई करता हूँ। देखो भाई, जैसे कि लेट से ये अपने पास एक लाइन है, ठीक है, और ये पॉइंट है लेट से x1, y1, और ये पॉइंट क्या है x2, y2। x2, y2, राइट। तो देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको प्लॉट करके अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखो उतना कष्ट होगा ही नहीं। ये क्या है x1 है और ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है, ठीक है। एक सेकेंड बस, ठीक है, ये मैटर चल रहा है भैया। x1 का 1 रह गया उधर, चलो कोई नहीं, इधर लिख देंगे x1, y1 और x2, y2। अगर तो देखो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, अगेन थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखे थे इस पर्टिकुलर पॉइंट के, तो मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ। कैसे, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x2 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर y1 है, ठीक है। अच्छा भाई, अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हाइट कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है y2 और यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है y1। तो अगर मैं y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा अपना y2 माइनस y1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस समझ पा रहे हैं आप, ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा अपना y2 माइनस y1। इसी तरीके से अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ये है x2 और ये है x1, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। आई ये बात समझ में, नहीं आई समझ में, ओके रिपोर्ट आई। अब देखो स्लोप मैंने आपको क्या बताया था, स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन y, राइट। देखो क्या बताया था, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, राइट, चेंज इन x। इसी बात को अगर देखो मेरे को y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 की फॉर्म में भी लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ। पर अगर अब आप ध्यान से देखो तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि ये देखो परपेंडिकुलर जैसा लग रहा है और ये क्या लग रहा है, बेस जैसा लग रहा है। तो और अगर मैं इसको क्या बोल दूँ, थीटा बोल दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। पर ये थीटा है क्या एक्चुअल में, तो थीटा के लिए आपको थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, थीटा वो एंगल है जो लाइन बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्योंकि अगर थीटा ये है तो थीटा ये भी होगा करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, ठीक है। तो एक बार इस थीटा को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, थीटा इज एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी समझाता हूँ मैं, एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन with positive direction of x-axis, positive, not positive x-axis, just positive direction of x-axis। जैसे कि यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। लेट से अपने पास एक लाइन है, तो ये एक एंगल थीटा ए बना रही है और एक ये थीटा डैश बना रही है। तो जो राइट साइड वाला एंगल है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis क्या होता है, राइट वाला, तो ये एंगल हमें चाहिए, राइट। अगर लेट से लाइन इधर भी इस तरफ भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है, यही वाला थीटा हमें हमेशा चाहिए। अगर लाइन लेट से ऐसी भी है तो भी ये राइट साइड में जो है, हमेशा राइट साइड वाला थीटा
हमें चाहिए कभी भी लेफ्ट साइड वाला थीटा नहीं चाहिए, ठीक है, टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ लाइन। अच्छा, स्लोप का सिंबल भी होता है एक, कि स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली टैन थीटा से, हम इसको टैन थीटा कह रहा हूँ सॉरी, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस कर दूँ एक आधा, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छठे पॉइंट पे अभी हम आए हैं, धीरे धीरे सारा मेरे को आज आपको ये कवर कराना है चैप्टर, ठीक है। बस आप टेंशन मत लो, आराम से आप लोग नोटबुक लेकर के बैठो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सारी बातें लिखते रहो, ठीक है। यही आपके काम आएगी, इसी से ही सारा काम आपका बन जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि बोले कि फाइंड स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,-1 एंड 4,0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आप कैसे कर सकते हो, इंग्लिश तो मैंने आपको बोल दी, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दैट। तो स्लोप मैंने अभी क्या बताया, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो या तो आप ये देख लो कि यहाँ पे y के बीच में कितने का गैप है भैया, 1 का गैप है, और इधर कितने का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है, तो 1/1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा स्लोप। तो यहाँ पे देखो क्या, y2 को क्या मान लेते हैं, -1 -0 अपॉन में ये क्या है 3 -4, तो कितना आ गया, -1/-1 यानी कि कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया। स्लोप हमेशा m है, कई बच्चे सोचेंगे कहीं थीटा तो नहीं है स्लोप, थीटा नहीं है स्लोप, टैन थीटा स्लोप है, ठीक है। आ गई ये बात समझ में, नहीं आ गई समझ में। अच्छा, कई बार कैसे सोचेंगे कि भाई हमने अगर इसको y2 मान लिया उसको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, 0 -1 राइट, अपॉन में 4 -3, यही करोगे। तो ये कितना हुआ, 1/1, अगेन कितना आ गया 1। किसी को भी आप x2 y2 और किसी को भी आप x1 y1 मान सकते हैं, ऐसा मत कर देना बस कि x2 इधर मान लिया और y2 इधर मान लिया। अगर ये x2 है तो फिर y2 भी यही होगा, अगर ये x2 है तो y2 भी यही होगा, ठीक है। फिर जैसे कि अगला सवाल बोल दिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी फाइंड स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ लेट्स से 75 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। थीटा दिया है 75 डिग्री और ये किसके साथ दिया है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही दिया है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस दिया है। तो देखो हमारा जो थीटा होता था ये भी मैंने आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ ही बताया था, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस यहाँ पर थीटा की वैल्यू डालनी है टू गेट द स्लोप, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, tan थीटा स्लोप होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 75 हो जाएगा। पर tan 75 की वैल्यू कैलकुलेट ऐसे नहीं होगी, इसमें आपको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि 75 को हम लिख सकते हैं 45 + 30, है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, tan a + b की आइडेंटिटी, जो कि क्या है, tan a + tan b ओवर 1 - tan a tan b, राइट। अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री की जो भी आपको वैल्यूज़ याद हैं वो सब आप भर सकते हैं, ठीक है। तो tan 45 इज़ 1 एंड tan 30 इज़ 1/√3, तो √3 ओवर 1 अपॉन में √3 - 1। थोड़ा सा रैशनलाइज के खेल खेलना चाहो तो वो भी खेल सकते हो आप यहाँ पे, दैट इज़ अप टू यू कि सिंप्लीफाई कितना आप उसको करना चाहते हैं। अदरवाइज मैं तो इतने से ही समझ गया था कि tan 75 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है। चलें आगे, हाँ भैया। अच्छा, और देख लो, जैसे कि एक इन्होंने बोल दिया कि फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ रहे हो, इंग्लिश देख रहे हो इनकी, हाई फाई इंग्लिश है। क्या मतलब है इस बात का, पता नहीं है स्पेलिंग वगैरह, ठीक है। AXIS है क्या, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, ठीक है। देखो इधर देखो, ये इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, देखो जैसे कि x, ये हमारी लाइन है, अब x इंटरसेप्ट का मतलब है जहाँ पे लाइन x एक्सिस से टकरा रही है, और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि लाइन जहाँ पे y एक्सिस से टकरा रही है। तो ये बोल रहे हैं x और y से बराबर उस पर टकरा रही है दूरी पे, ठीक है ना। तो अगर ये पॉइंट a,0 है तो ये पॉइंट क्या होगा, 0, a हो जाएगा। समझ रहे हो, जरूरी नहीं है यही हो सकता है एक -a,0 हो तो फिर दूसरा 0, -a भी हो सकता है, ठीक है। पर अगर यही हमारे पॉइंट है तो स्लोप मैंने अभी आपको क्या बताया, y2 - y1 ओवर
x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a माइनस 0 अपॉन में 0 माइनस है, तो कितना आ गया a बाय माइनस है, यानी कि -1। कोई अगर तो स्लोप तो चलो आ ही गया, बाकी अगर लेट से किसी दिन को ये पूछ ले कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो देखो हमने पढ़ रखा है कि अगर ये थीटा होता तो tan थीटा से स्लोप मिल जाता। अगर ये थीटा होता तो tan थीटा से हमें क्या मिल जाता, स्लोप मिल जाता। स्लोप तो अभी भी हमें मिला हुआ है पर उसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। बात समझ में आ रही है? अगर तो स्लोप 1 होता तो आप कह देते सर ये तो 45 डिग्री हो गया। अब देखो tan थीटा जो है वो नेगेटिव है, और tan थीटा नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस थीटा, यानी कि 45। तो बेसिकली 135 डिग्री ये एंगल हो गया। यानी कि अगर ये एंगल 135 डिग्री है, यानी कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 बना रहा है, तो नेगेटिव से फिर कितना बना रहा होगा, 45 बना रहा होगा। समझ लो, ऐसे ही मैंने इलाबरेट कर दिया, आंसर तो अपना यही निकल गया था थोड़ा सा, है ना। अच्छा भाई, एक और सवाल देखो, जैसे कि अब की बार दे दिया थीटा इज इक्वल्स टू दे दिया, लेट से दिया तो π/3 है, पर दिया है विद लेट से 2π/3 दे दिया, बट दिया है विद नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दिया। आगे समझ में, नहीं आगे समझ में? अब देखो, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, और लेट से ये हमारी लाइन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन के साथ कितना बना रही है, 2π/3 बना रही है। देखो ये तो हमारी स्ट्रेट लाइन है पूरी की पूरी, तो इसका एंगल कितना रहता है, पाई रहता है, या डिग्री में कन्वर्ट करो तो 180 डिग्री रहता है। तो अगर ये 2π/3 है तो ये कितना होगा, फिर π/3 होगा, तभी तो टोटल कितना होगा, पाई होगा। यही हमारे काम का एंगल होता है। तो स्लोप कितना आ गया, tan π/3 आ गया। tan π/3 यानी कि tan 60, जिसकी वैल्यू क्या है, √3 है। आया समझ में, नहीं आया समझ में? ये मत सोचना इस चैप्टर में पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं है, पूरी हर चैप्टर में पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको समझाते समय यही समझाया था कि मोर देन मतलब ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ, ये और चीज़ों में बहुत आपको मतलब कि घुस के इरिटेट करेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री को जितना जल्दी आप पकड़ बना लेंगे उस पर उतना बढ़िया है, क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ेगी, ये बात पक्की है। अभी लिमिट्स में भी आपके पीछे आएगी, ठीक है, फिर थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं अपना ये जो कोनिक सेक्शन है उसमें भी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोगों के लिए अभी प्लस माइनस की तरह हो जानी चाहिए कि एक बार ट्रिग्नोमेट्री पे सवाल पहुंच गया तो उसका मतलब आप उसे सॉल्व कर ही देंगे, ठीक है भाई। आइए स्लोप से रिलेटेड ये सब सवाल समझ। आगे तो फिर आगे चलता हूं मैं। हाँ भैया, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक साथ पूरा इंपॉर्टेंट लिख दिया था कि जो स्लोप है वो इन सब चीज़ों के इक्वल रहता है, ठीक है। अब देखो, स्लोप से ही रिलेट करके मैं एंगल बिटवीन टू लाइंस थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सातवीं चीज़ क्या समझनी है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस देखो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे कि लेट से टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा यार, लाइन बनी नहीं रही इतनी देर से एक भी सीधी, मैं लगा हुआ हूँ उसमें, नहीं। तो जैसे कि आपसे कोई बोल दे कि भाई लाल लाइन और नीली लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। लाल लाइन और नीली लाइन का, अब ये मत बोल देना 90 लग रहा है हमें, मेरे को भी लग तो रहा है पर बोलना नहीं है ऐसा हमें किसी को भी, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा भी नहीं बोलना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल लेट से थीटा है, ठीक है, और लेट से ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल लेट से बीटा है, ठीक है। पर दिक्कत की बात ये है कि इन लोगों ने हमको ये बीटा और अल्फा नहीं बता रखे, क्योंकि अल्फा बीटा बता रखे होते तो मैं इसे तुरंत 2 मिनट में सॉल्व कर देता। देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बचपन में आपने पढ़ी होगी, जिसके अंदर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर होता है। तो ये हो सकता था, यानी कि थीटा की वैल्यू बीटा माइनस अल्फा की इक्वल है, और 2 मिनट में आप निकाल देते कि ये जो है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन्स है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स लाइफ इज़ नॉट सिंपल एंड वी आर नॉट इन क्लास जो भी है 9th, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं भी आती होगी तो वो क्या करेगा तो यहाँ समझने की कोशिश करो। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल तो आती है ना,
कि सारे एंगल्स का सम 180 होता है, तो इसको x मान लो, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस एक्स 180 डिग्री के इक्वल होगा, राइट। और इस हिसाब से जो हमारा x है ये 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा के इक्वल होना चाहिए, समझ रहे हो। अब x प्लस बीटा किसके इक्वल है, अगेन 180 स्ट्रेट एंगल, तो x यानी कि ये पूरा और प्लस बीटा ये किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के। 180 से अगर 180 को क्या कर दूँ, वो कर दूँ, कट कर दूँ मैं, तो यहाँ से अगेन थीटा को अगर उधर ले जाऊँ तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है, थीटा के। देखो यही बात मैंने यहाँ भी लिखी थी, ठीक है, यहाँ थोड़ी आराम से लिख दी थी, यहाँ पे थोड़ी सी भड़क हो गई, ठीक है। अरे नो 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 भाई, ये तो तेज बाड़क लग रहा है मेरे को, कुछ नीली लाइन को साथ ले जाने के चक्कर में। चलो ठीक है, तो इतना समझ में आया। अच्छा दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इन लोगों ने आपको स्लोप नहीं दे रखा, इन लोगों ने आपको सॉरी एंगल नहीं दे रखा, इन लोगों ने आपको दे रखा है स्लोप। लाल लाइन का स्लोप दे रखा है इन्होंने m1 और नीली लाइन का स्लोप इन लोगों ने आपको दे रखा है m2, या कुछ भी किसी को भी जो मानना है मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका क्या दे रखा है, m2 दे रखा है। अब जैसे ही ये आपको स्लोप मिले तो आप कहोगे सर m1 का मतलब तो पक्का से tan अल्फ़ा होगा, और m2 का फॉर्मूला बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो, थोड़ा सा समझ भी लिया करो, किसी चीज़ को समझने से ही बात बनती है। अगर सिर्फ ये सीखोगे ना, ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है, तो हमेशा मेरी उंगली पकड़ के ही चलते रहोगे, ठीक है। बी सेल्फ ड्रिवन और ट्राई टू बिकम सेल्फ ड्रिवन, ठीक है। किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपना दिमाग लगा के चीज़ें होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है, तभी मतलब बेस्ट होता है। मतलब कोई डिफ़िकल्ट टास्क है तब आपको आपके गुरुजी की ज़रूरत पड़नी चाहिए, अदरवाइज़ अगर हल्का कॉन्सेप्ट पता चल गया तो ब्रेन इतना फास्ट काम करना चाहिए कि सारे टास्क आप खुद से कर सको, तभी पढ़ाई लिखाई का जो भी फ़ायदा है। क्योंकि आगे चल के होगा भी तो वही ना यार, कि आप लोग अभी इतने पढ़े लिखे लोग हो, 11वीं में देख रहे हो कितने खतरनाक अल्फ़ा बीटा थीटा पता नहीं स्लोप वगैरह क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हो, है ना। तो जब भी अभी 10 साल बाद होगा आप किसी ना किसी कंपनी को हेड कर रहे होगे, ये चीज़ मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, ठीक है। और जब आप किसी कंपनी को हेड कर रहे होगे तो लोग आपको आपकी तरफ देख रहे होंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी देख लो। ऑफ कोर्स वो मेरे को नहीं लगता वो प्रॉब्लम्स इस तरीके से अल्फ़ा बीटा टैन थीटा ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिमिट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की टर्म्स में होंगी, ज़्यादातर बच्चों के लिए, कुछ के लिए ऑफ कोर्स होंगी भी, ठीक है। बट स्टिल मैथ्स हेल्प यू टू डेवलप योर एनालिटिकल ब्रेन, ठीक है। तो जल्दी से गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जो लोग अभी गिव अप कर रहे हैं वो बाद में भी हो सकता है गिव अप करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स आपको ऐसे ही मतलब स्ट्रॉन्ग बनाती है कि एक आपकी ज़िंदगी में मुश्किल की तरह आप इसे देख सकते हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, कि अब ये मुश्किल आ गई है, इसका हम कैसे इंतज़ाम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको वैसे सीखो तो आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। कभी भी प्रॉब्लम मत सीखो कि ये वाला क्वेश्चन आए तो ये करते हैं, ये क्वेश्चन आए तो ये करते हैं। थॉट प्रोसेस को डेवलप करने की कोशिश करो। अपने मास्टर से हमेशा यही पूछो कि यही क्यों करते हैं, ये भी तो कर सकते थे, ठीक है। और वो भी मतलब फालतू क्वेश्चन टाइप नहीं, मतलब कुछ लॉजिकल टाइप, कहीं भाई तुम सर को इरिटेट कर दो, ठीक है। इधर देखो, अच्छा भाई देखो, अपने को m1 m2 पता है, ठीक है। और अपने को एक बात ये पता है कि जो थीटा है वो बीटा माइनस अल्फ़ा है। अगर मैं चीज़ों को टैन के टर्म्स में टर्न कर दूं तो ये क्या होगा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन बीटा माइनस अल्फ़ा, राइट। अब अगर मैं इसे एक्सपैंड कर दूं तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टैन ए माइनस टैन बी ओवर 1 प्लस टैन ए टैन बी। समझे नहीं समझे। अब टैन अल्फ़ा किसके इक्वल है और टैन बीटा किसके इक्वल है, वो सब यहाँ डाल दो। टैन बीटा किसके इक्वल है, m2 के, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। आ गया समझ में, नहीं आ गया समझ में? अगर आप इसी फॉर्मूले को बुक में देखोगे तो यहाँ पे आपको मॉड भी लगा दिख जाएगा, ठीक है। देखो मॉड लगाओ ना लगाओ ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि अगर मॉड लगा हुआ है इसका मतलब टैन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव आ रहा है का मतलब क्या है कि टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल होते हैं। यानी कि जो हमारी लाल लाइन है और नीली लाइन है उनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 से कम है, यानी कि एक्यूट है। लेट से आंसर आ गया 30 डिग्री, अगर तो ये मैटर पॉजिटिव है तो।
अगर नेगेटिव आ भी जाता तो कोई आफत नहीं होती, क्योंकि अगर नेगेटिव आता तो उसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब आपको अभी भी लाल लाइन और नीली लाइन के बीच का ही एंगल मिलता, पर वो वाला ना मिलके ये वाला मिल जाता। आ रही है बात समझ में? क्योंकि अगर तो मैं ऐसा बोलूँ कि लाल लाइन में और नीली लाइन में 30 डिग्री का एंगल है, तो लाल लाइन और नीली लाइन में तो 150 डिग्री का भी एंगल है। बेसिकली मॉड लगा के इस बुक वाले ये दर्शाना चाह रहे हैं कि आपको हमेशा एक्यूट एंगल ही कैलकुलेट करके बताना है। आगे बात समझ में? नहीं आगे बात समझ में? सवाल कैसे करते हैं वो मैं सब समझा दूंगा, उसकी तुम टेंशन मत लिया करो, ठीक है? यू डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट, लेट मी टेक टेंशन ऑफ दैट। तो भाई साहब कितनी बेकार इंग्लिश है। लाल लाइन नीली लाइन के बीच में 30 डिग्री है तो 150 डिग्री भी है, ठीक है? चलो आगे देखो, एक सवाल कर लेते हैं। फाइंड द, दो सवाल कर लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स विद स्लोप बिटवीन टू लाइन्स, कुछ भी लिख दो, विद स्लोप -1 and 4, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। सो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एंगल बिटवीन टू लाइन्स है उसमें tan थीटा किसके इक्वल है, m2 - m1 / 1 + m1 m2, या m2 m1 कुछ भी लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ता, मॉड लगा हुआ ऊपर। m1 - m2 लिखो, m2 - m1 लिखो। सो 4 - -1 / 1 + जो भी है यार, ये क्या है, यही सब तो है, पता नहीं क्या, मैं भी 5 / -3 का मॉड, तो ये कितना आ गया 5/3। ये हमारे किसकी वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू है। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू अभी हमें टेबल से तो याद है ही नहीं, तो बस थीटा को लिखने के लिए क्या लिख देंगे कि भाई tan को उधर भेज देंगे, क्या है, tan इनवर्स 5/3। एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, tan इनवर्स 5/3। इसका मतलब है tan की वैल्यू 5/3 कब होती है, ये मत बोलना कभी नहीं होती। tan की वैल्यू -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है? बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो हमने टेबल याद कर रखी है ना 30, 45, 60, 90 वाली, उसके अंदर ये नहीं होती। इसीलिए हम यहाँ पे इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा रहे हैं कि थीटा कितना है, tan को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, tan इनवर्स हो गया, ठीक है? इसका मतलब ऐसा मत सोचना कि ये पावर -1 है, ये जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अभी ये मैंने आपको नहीं पढ़ा है क्योंकि ये 12th क्लास में। स्टिल अगर किसी को इनवर्स ट्रिगो अच्छे से पढ़नी है तो मैंने 12th क्लास की प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो डाल रखी है। अच्छा भैया, और देखो थोड़ा सा अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूँ इसमें, अब की बार भी एंगल बिटवीन टू लाइन्स ही निकालना है, ठीक है? पर अब की बार मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपसे स्लोप निकलवाना चाहता हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स one formed by joining, मुश्किल कर दूं क्या इंग्लिश, origin and the midpoint of -2,0 and 8,0,8 and the other making π/6 with positive direction of x-axis, थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश कर दी, हालांकि है नहीं वो उतना कॉम्प्लिकेटेड। यानी कि अब की बार हमें एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकालना है, यानी कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तो खैर हमें करना है, पर अब की बार स्लोप नहीं बता रखे, स्लोप पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहली लाइन के बारे में क्या बता रहे हैं कि पहली लाइन एक तो ओरिजिन से लेकर के इन दो पॉइंट्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, ठीक है? किसके, -2,0 एंड 0,8 के मिड पॉइंट को। तो इनका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड, यानी कि -1, और यहाँ पे भी ऐड करके 2 से डिवाइड 4। तो इस लाइन का स्लोप हमारे पास कितना आ गया, लेट से इसे m1 कह देता हूँ। तो m1 कितना आ गया, 4 - 0 अपॉन में -1 - 0, तो कितना आ गया, -4 आ गया। जो हमारी दूसरी लाइन है उसके लिए इन्होंने बताया कि थीटा कितना है,
स्लोप किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/6 दे रखी है, सो ये किसके इक्वल आ गया, 1/√3 के इक्वल आ गया, राइट। अब एक m1 की वैल्यू -4 है, दूसरे की ये है, उसके अंदर डाल के हम अपने हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। ज़्यादा सिंप्लीफाई आप कर नहीं पाओगे, ठीक है, बस उसको उसके अंदर पुट करके छोड़ देना, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को और बतानी है एंगल बिटवीन टू लाइंस के बाद, ठीक है। स्लोप बता दिया, एंगल बिटवीन टू लाइंस बता दिया। अच्छा, इधर देखो 8 पॉइंट, देखो समझो यहाँ पे क्या समझोगे। देखो हमने पढ़ा कि जो tan थीटा है ये बेसिकली किसके इक्वल है, m1 - m2 ओवर 1 + m1 m2, है ना, या m2 - m1 कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड है, उल्टा भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास कुछ लाइंस ऐसी हैं जिनका स्लोप जो है वो इक्वल है, ठीक है, अगर स्लोप क्या है उनका इक्वल है, या फिर अगर कोई अपने पास लाइन ऐसी है लेट्स से जो पैरेलल है, फॉर पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है फॉर पैरेलल लाइंस। अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, अब डायरेक्शन तो इसका मतलब ऐसे कुछ भी नहीं होता कि इधर जा रही है इधर जा रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 या 180 डिग्री का इनके बीच में क्या है, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल है। आ रही है बात समझ में, आप लोगों को नहीं आ रही समझ में? तो अगर तो अपना मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो tan 0 कितना होता है, 0 होता है। और अगर ये 0 हो रहा है तो मैं क्या यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर ये मैटर मतलब 0 है तो m1 और m2 क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? अगर तो अपने पास लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि उनके बीच का जो एंगल है वो या तो 0 है या 180 डिग्री है, और tan 0 रख लो चाहे tan 180 रख लो, दोनों की वैल्यू कितनी है, 0 है। और अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब m1 किसके इक्वल हो गया, m2 के इक्वल हो गया। आ गई ये बात समझ में, नहीं आ गई बात समझ में? तो अगर लाइंस अपनी क्या हैं, पैरेलल हैं, तो उनके स्लोप्स क्या हैं, इक्वल है। इस बात को एक तरीके से और देख सकते हो, देखो कैसे, लेट से ये अपने पास कुछ पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो इसका एंगल कितना होगा, थीटा, इसका भी थीटा होगा और इसका भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इनके करस्पॉन्ड, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इसका स्लोप क्या आएगा, tan थीटा, इसका भी कितना आएगा, tan थीटा, और इसका भी कितना आएगा, tan थीटा आएगा। यानी कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स अगेन क्या हो गए, सब क्या हो गए, tan थीटा हो गए, यानी कि सब क्या हो गए, इक्वल हो गए। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? इसी तरीके से परपेंडिकुलर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको सारी बात, ठीक है, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या है कि उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। और अगर अपने पास परपेंडिकुलर लाइंस हैं यानी कि उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो tan 90 कितना होएगा, नॉट डिफाइंड। अब चीज़ें नॉट डिफाइंड कब होती हैं, ठीक है। अब अगर पर्टिकुलरली इस फॉर्मूले की मैं बात करूँ कि भैया इसको मेरे को क्या कराना है, नॉट डिफाइंड कराना है ना, इसको मुझे क्या कराना है, नॉट डिफाइंड कराना है, तो मैं ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, डेनोमिनेटर को 0 कर सकता हूँ। किसको 0 कर सकता हूँ, डेनोमिनेटर को 0 कर सकता हूँ, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर m1 m2 कितना हो जाएगा फिर, -1 हो जाएगा। आ गया समझ में, नहीं आ गया समझ में? तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आप याद रखो, क्या कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहेगा, उस हिसाब से -1 रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर किसी दिन मैं बोलूँ आपको कि एक लाइन है जो कि जैसे यहीं पे मैं एक सवाल ले लेता हूँ, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन if AB passes through -1,4 and 3,-2, find slope of line पार्ट ए में पैरेलल टू ए बी और पार्ट बी में परपेंडिकुलर टू ए बी, ओके, परपेंडिकुलर टू ए बी, पैरेलल टू ए बी और दूसरे में परपेंडिकुलर टू ए बी। पैरेलल टू ए बी अगर कोई लाइन है तो जितना इस लाइन का स्लोप होगा
उतना ही हमारी लाइन का भी स्लोप होगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, -2 -4 3 -1। सो ये कितना हो गया, -6/4 यानी कि -3/2। ये हमारी लाइन का स्लोप आ गया। फाइन। अच्छा, परपेंडिकुलर टू ए बी है तो मैं यूँ बोलूँगा कि अब की बार m1 m2 किसके इक्वल होगा, -1। अब ए बी का स्लोप तो हमने क्या निकाल लिया, -3/2। तो अब यहाँ पे मैं दूसरी लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। तो m2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। आ गया समझ में, नहीं आ गया समझ में? दूसरी लाइन का, अब ये परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने ए बी का स्लोप सबसे पहले हमने कैलकुलेट करा, क्योंकि ए बी का स्लोप और उसके जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो फिर हमने उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो जो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर रहेगी उसका भी स्लोप मुझे यहाँ से मिल गया। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब घड़ी घड़ी यूज़ होते रहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी बातें पढ़ा दी मैंने आपको। देखिए एक बार क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में समझा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक बात है। इसमें इंपॉर्टेंट ये था, अगर x इज इक्वल टू समथिंग है तो पैरेलल टू y, y इक्वल्स टू समथिंग है तो पैरेलल टू x। ठीक है, फिर डिस्टेंस फार्मूला क्या है और क्यों है समझा। उसके बाद सेक्शन फार्मूला को थोड़ा सा गो थ्रू करा और शूलेस मेथड से किसी भी पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट करना सीखा। ट्रायंगल में भी लग जाएगा ये, ठीक है, किसी भी पॉलीगन में लग जाएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे समझा कि स्लोप चेंज इन y ओवर चेंज इन x ही क्यों होता है, और इसको अच्छे से थोड़ा सा मैथमेटिकली भी लिख लिया कि y2 - y1 ओवर x2 - x1, या फिर tan थीटा स्लोप होगा, जहाँ पर थीटा क्या है, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस का मतलब क्या है कि कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ हमेशा दो एंगल बना रही होगी, तो राइट वाला एंगल हमेशा हमें चूज करना है उसके अंदर। ठीक है, ओके फाइन। फिर यहाँ पे कुछ सस्ते सवाल। फिर भाई एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हमने यहाँ पर उसके बाद डराइव कर लिया कि जो एंगल बिटवीन टू लाइंस है इट इज़ m1 - m2 ओवर 1 + m1 m2। उल्टा भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, m2 - m1। ठीक है, अच्छा भाई, फिर इसके 2-3 सवाल। ठीक है, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट कि अगर लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल हैं, और अगर लाइन परपेंडिकुलर हैं तो फिर स्लोप का प्रोडक्ट कितना है, -1 है। आगे ये बात समझ में आप लोगों को? इतने में ओके रिपोर्ट है। चलें आगे फिर? चलते हैं, चलो आगे। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़नी है, और इक्वेशन ऑफ लाइन की हम 5 फॉर्म्स यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इन सब फॉर्म्स को हम एक बार गो थ्रू करते हैं। मोस्टली मैं आपको क्वेश्चन की टर्म्स में ही चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, सो पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड, सबसे पहले लिख लेते हैं, फॉर्म्स लिखवा देता हूँ मैं। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या दिया रहेगा, अपने को 2 पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन की इक्वेशन आपको कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे कि किसी ने हमें सवाल के टर्म्स में ही करा रहा हूँ मैं, ऑल्दो इसके सबके फॉर्मूले हैं पर उतनी फॉर्मूले की अपने को जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 3,2 -1, लेट से 5 ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन की इक्वेशन लिखनी है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर मेरे को स्लोप निकालना होगा इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन का, तो क्या होगा, 2 - 5 ओवर 3 - -1, राइट। यही होगा ना, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। चेंज इन y कितना है, 2 - 5 ओवर 3 - -1, तो ये कितना होगा, -3 ओवर 4। ये बात समझ में आई या नहीं आई समझ में आपको? पर अगर मैं एक रैंडम पॉइंट इस लाइन पे x, y कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ लाइन का स्लोप जो यहाँ से निकला था वही यहाँ से निकलना चाहिए, या फिर वही यहाँ से भी निकलना चाहिए? ठीक है, क्योंकि लाइन की इंक्लिनेशन तो सेम ही है। तो जो स्लोप यहाँ से निकला यानी कि 2 - 5 अपॉन में 3 - -1, वो ही यहाँ से भी निकलेगा। यहाँ से क्या स्लोप निकलेगा, y - 5 ओवर x - -1, राइट।
तो ये कितना होगा -3/4 इज इक्वल्स टू y -5 ओवर x + 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को फाइनल आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा लाइन की इक्वेशन का। तो ये कितना होगा -3x - 3 इज इक्वल्स टू 4y - 20। तो लेफ्ट राइट अगर एडजस्ट करें तो 3x + 4y इज इक्वल्स टू 17। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। लाइन पे लाई करता हुआ हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। चाहे तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, कोई भी एक पॉइंट उठा के डाल दो, 3,2 डाल देता हूँ तो ये कितना होगा 9 + 4 × में 2 कितने के इक्वल आ रहा है 17 के। तो उतना ही आना भी चाहिए था। ठीक है, तो 9 + 8 कितना हो रहा है 17 ही हो रहा है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? कोई भी पॉइंट जो लाइन के ऊपर लाई करेगा वो इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि जब हम x और y की जगह उस पॉइंट के x और y डालें तो LHS और RHS क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं -1 डालूँ तो 3 × में -1 + 4 × में 5, तो ये कितना आ रहा है -3 + 20 कितना आ रहा है यहाँ पर 17 आ रहा है। आगे बात समझ में नहीं आगी बात समझ में? हाँ भैया, ओके चलें आगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्लियर है कि अगर कोई भी बंदा 2 पॉइंट आपको दे देता है तो आप क्या करो कि किसी भी 2 जगह से स्लोप निकाल के इक्वल कर दो। एक तो उन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकाल ही सकते हो, सबसे बेस्ट तो यही है। दूसरा एक एक्स वाई मान लो कहीं भी इस लाइन पे, ठीक है, ये एक्स वाई यहाँ पर है भी नहीं, ये बेसिकली हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, बस वेरिएबल की टर्म्स में मैंने मान लिया। तो जितना स्लोप यहाँ से उतना ही स्लोप यहाँ से, चाहे तो आप यहाँ वाले को इक्वल कर लो, चाहे तो इन दोनों को इक्वल कर लो, जो आपका मन करे वो कर लो। ठीक है, मेनली ये है कि आपको x और y के बीच में एक रिलेशन जनरेट यहाँ पर करके दिखाना है। ठीक है, अगली फॉर्म देख लेते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, अगली फॉर्म क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तो जैसे अब की बार भी एक सवाल ही ले लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे तो इन्होंने हमें स्लोप निकालना पड़ा था, है ना, कि कितना स्लोप आ रहा है, -3/4 स्लोप आ रहा है। अब की बार ये क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट दे रहे हैं और स्लोप की वैल्यू आपको खुद से बता के दे रहे हैं। ठीक है, तो कैसे चीज़ें वर्क करेंगी मैं यहाँ दिखाता हूँ। बोल रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप लेट से -1/3 एंड पासिंग थ्रू, कोई भी पॉइंट ले लो 7, -2। ठीक है, तो एक पॉइंट दे दिया और एक स्लोप दे दिया। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको x और y के बीच का एक रिलेशन जनरेट करना है तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लेट कर लो x, y, जो कि इस लाइन पे लाई करते हुए हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर आपको इन दोनों पॉइंट से स्लोप कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, y2 - y1 ओवर x2 - x1। उल्टा भी लिख सकते हो आप, y - -2 अपॉन में x - 7, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक इसके इक्वल होना चाहिए -1/3 के इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई के थोड़े खेल खेल लो, आंसर आ जाएगा -6 - 3y शुड बी इक्वल्स टू -7 + x। लेफ्ट राइट अगर मैं एडजस्ट कर लूँ तो x + 3y इक्वल्स टू 1 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई? आप समझ रहे हो कि मतलब आपको x और y के बीच का एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। अभी के लिए लाइन के नाम पे हमने सिर्फ और सिर्फ स्लोप सीखा है, ठीक है ना। तो मैं स्लोप को ही निकाल के इक्वल कर रहा हूँ। यहाँ पे एक स्लोप की वैल्यू क्वेश्चन वालों ने दे रखी थी, दूसरी मैंने एक्स वाई मान के खुद कैलकुलेट कर दी। सो इट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गई कि एक पॉइंट दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये भी पिछले की तरह ही है, बस पिछले में हमने स्लोप खुद कैलकुलेट करा था, ठीक है, और इसके अंदर हमने स्लोप क्या बोलते हैं पहले से दे रखा था। ठीक है, इनफैक्ट उससे भी आसान ही है थोड़ा। अच्छा भाई आगे चलते हैं। थर्ड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी बिल्कुल पिछले की तरह ही है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पिछले की तरह तो अलग क्या है, देखो यहाँ पे भी आपको जैसे कि अपना लेट से कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो यहाँ पे भी अपने को स्लोप तो दे रखा है m, पर जो हमें एक पॉइंट दे रखा है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी अपने को दे रखा था, एक तो स्लोप दे रखा था, दूसरा एक पॉइंट दे रखा था। तो अब की पॉइंट में एक खास बात है कि हमें हमेशा वही पॉइंट चाहिए जहाँ पे लाइन y एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो सवाल यही है क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m एंड इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट 0, c। तो इसके अंदर अपने को एक तो स्लोप गिवन रहता है, स्लोप गिवन रहता है, और अपने को गिवन रहता है y इंटरसेप्ट।
अगर आपको कुछ भी नहीं आती है फॉर्म तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ये भी अपने को गिवन रहता है, तो भी आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करके एक पॉइंट मानो x, y है ना, एक पॉइंट क्या मानो x, y मानो। अब स्लोप जो है m ये होना किसके इक्वल चाहिए, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के इक्वल होना चाहिए। ये बात समझ में आई नहीं आई? समझ में। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई के खेल खेलो तो माइनस एम एक्स इज इक्वल्स टू सी माइनस वाई, वाई को इधर और इसको इधर ले लें तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आया समझ में? नहीं आया समझ में? वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपनी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये एक बहुत ही खास लाइन की इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इतनी खास कि बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं इस चैप्टर के बारे में, कक्षा 11 के बारे में, पर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को नहीं भूलते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो हमें गिवन है यानी कि स्लोप ये क्या है m है और y इंटरसेप्ट क्या है c है, यानी कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में खास बात ये है कि इस तरफ y अकेला है, x का जो भी कोफिशिएंट है वो स्लोप है और जो भी कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, y इंटरसेप्ट है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर अगर y इंटरसेप्ट की वजह x इंटरसेप्ट दे रखा हो कि ये वाला पॉइंट अगर हमें दे, क्या बड़ी बात है यार, जैसे अभी मैंने डेराइव करा ऐसे आप भी कर सकते हो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना और उसे m के इक्वल कर देना। ठीक है, इनफैक्ट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर अपने को x इंटरसेप्ट दे दिया जाए c, 0 तो इक्वेशन क्या बनेगी इस टाइप में। ठीक है, तो वो आप मेरे को बताने की कोशिश करना। अच्छा भाई, अब कुछ सवाल ले लेते हैं जिसके अंदर हम इस फॉर्म को डायरेक्ट यूज़ करेंगे, यानी कि हमें याद होनी चाहिए, अच्छे से आप इसे लर्न कर लो। ठीक है, ताकि आप इसे डायरेक्ट यूज़ कर पाओ। जैसे कि सवाल नंबर ए में हमें यही दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप दे दिया कुछ भी, विद स्लोप लिख लो कुछ भी, विद स्लोप लेट से -5 एंड intersecting y-axis 2 units above origin, 2 units above origin। क्या मतलब हुआ इस बात का, 2 units above origin। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि इस बात का क्या मतलब है कि यहाँ पे इस बात का मतलब ये है कि स्लोप यानी कि m की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5, और y इंटरसेक्टिंग y एक्सिस 2 यूनिट्स अबव ओरिजिन यानी कि c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। ठीक है, 2 यूनिट्स अबव ओरिजिन का मतलब क्या है कि ये एक ये दो, तो यानी कि 0,2 पे इंटरसेक्ट करे, यानी कि अपने को m और c की वैल्यू पता चल गई तो इक्वेशन लिखना कौन सी बड़ी बात है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -5, और c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख के दे दिया कि y इंटरसेप्ट क्या हो, तो ये याद होनी चाहिए पर उसके लिए डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कि लेट से कि मैं आपसे उल्टा सवाल करके पूछ लूँ कि बोलूँ फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, उल्टा कर दिया, फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है इन सब इक्वेशन में, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, या फिर b पार्ट है 2y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4, और c पार्ट है x प्लस 3y या फिर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो एक एक करके तीनों को सॉल्व करने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे। पार्ट ए में तो देखो बहुत ही मतलब डायरेक्ट है कि स्लोप कितना है 2 है और y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू कितनी है 3 है। पार्ट बी में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक दिस 2 टू द राइट सो दैट y इज आइसोलेटेड, तो y को अलोन करना है आपको तभी ये इस फॉर्म में आ पाएगा। ठीक है, तो y को अगर अलोन करोगे तो कितना होगा, y इज इक्वल टू 3/2x माइनस 2, राइट। तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा 3/2 और y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा -2। अब यहाँ पे अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में, तो ये कितना होगा, y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 7/3। तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा -2/3 और y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा 7/3, राइट। तो इस तरीके से अगर आप इस स्टैंड फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अपनी लाइन की इक्वेशन को कन्वर्ट कर पाएंगे
तो फिर आप वहाँ पे डायरेक्ट ही स्लोप और वाई इंटरसेप्ट देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी इक्वेशन है, ठीक है। मैंने भी जब नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया ऑलमोस्ट तो सब चीज़ भूल ही गए थे, ठीक है, पर ये तो सब याद था भैया, ठीक है। मतलब कि जो भी मतलब फॉर्मूले होते हैं ना यार, कोई भी बंदा वो भूल सकता है, कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं भूल सकता। इसीलिए मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि हमेशा थॉट प्रोसेस डेवलप करो भाई, कि अभी लाइन की इक्वेशन जैसे अगर सपोज मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी भूल जाऊँ तो भी मेरे को ये पता है कि मेरे को एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है x और y के बीच में, तो किसी भी कंडीशन का इस्तेमाल करके मैं वो रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलूँ आगे। अब कई बच्चे कहेंगे सर वीडियो लंबी हो जाती है। अरे भैया तो आप ये समझो कि अगर मैं 2 घंटे में भी एक वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ तो 28 घंटे का क्या पूरा कोर्स है क्या अपना? अगर 14 चैप्टर हैं तो क्या 28 ही घंटे का कोर्स है हमारा? कोर्स तो मेरे को लगता है कम से कम नहीं तो 100-200 घंटे का होगा। तो अगर चीज़ों को आपको अच्छे से सीखना है तो यार थोड़ा टाइम तो आपको देना होगा। अदरवाइज़ तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वही इंस्टाग्राम यूट्यूब रील या शॉर्ट जो भी है बना के दे दूंगा आपको, उसी में से ही आएंगे। 11वीं में कौन सा बहुत बाहर से कुछ ना कुछ आना है, पर वो सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े बहुत मार्क्स आ जाएंगे, फिर बस एक दिन कर लिया, अगले दिन वही सब कुछ गायब। तो चीज़ों को यार सीख लो, अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा। मैं तो बस हमेशा बच्चों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इतना हैवी टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हो, मतलब सुबह स्कूल में 6 घंटे, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद अगर मेरी भी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ जा रही है आपको, देख रहे हो मतलब कितना टाइम, और इस पर आप मतलब क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। जो फेवरेट स्पोर्ट आपको पसंद है, चाहे वो ई स्पोर्ट पबजी है या फिर क्रिकेट फुटबॉल जो भी आप खेलते हैं, ठीक है, या फिर और कोई भी जो आपको दोस्तों के साथ मूवी वूवी देखने जाना है, ठीक है, या फैमिली फंक्शन है, उन सबको आप छोड़ के पढ़ाई करते हो। और वो भी आप सही से नहीं करते, क्यों? क्योंकि बीच बीच में आपको स्किप करने की आदत, या फिर एक वो इंस्टाग्राम की 2-4 मिनट रील देख लेते हैं, करने के चक्कर में यार सब वो ख़राब हो जाता है। तो आपका बहुत टाइम यार जा रहा है इस सब में, तो आप अच्छे से पढ़ो प्लीज़। तो क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? अगली फॉर्म है इट इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है देखते हैं एक बार, चलो। इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर ये लोग हमें ये बता देते हैं कि लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। मतलब एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू बता देंगे लेट से a,0 और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बता देंगे लेट से 0,b। तो अगर नहीं भी आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे भी काफ़ी आसानी से क्या काम कर सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म की तरह से कर सकते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट पता चल गए, तीसरा पॉइंट x, y मान के नॉर्मल तरीके से जो भी आप खेल खेलते हैं वो खेल आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो अभी तो मैं भी वही 2 पॉइंट फॉर्म की मदद से ही यहाँ पे इसका जो भी इक्वेशन है उसे डराइव करने की कोशिश करूँगा। एक बार स्लोप यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा b माइनस 0 अपॉन में 0 माइनस a। फिर एक बार स्लोप यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा y माइनस 0 अपॉन में x माइनस a। और ये दोनों ही स्लोप्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो bx माइनस ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ए वाई। लेफ्ट राइट एडजस्ट कर लेते हैं, तो bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी। हर चीज़ को अगर मैं ए बी से डिवाइड कर दूं तो आपको कुछ इस तरीके के नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। ये नज़ारे क्या कह रहे हैं हम, b से b अगर कट गया तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली जो इंटरसेप्ट फॉर्म है इसको भी आप याद कर सकते हो। ये क्या बोल रही है, x के नीचे x से जहाँ टकराया, y के नीचे y से जहाँ टकराया इक्वल्स टू 1। आगे बात समझ में, जैसे कि अगर मैं आपको सवाल कराऊँ, बोल रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग x एक्सिस, कटिंग x एक्सिस 2 units left of origin and y axis 3 units above origin, units above origin, 3 units above origin। तो यहाँ देखो अभी मैंने क्या बताया, x के अपॉन में x से जहाँ टकराया, y के अपॉन में y से जहाँ टकराया।
तो x के अपॉन में x से कहाँ टकरा रहा है 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन यानी कि -2 पे, और y से कहाँ टकरा रहा है 3 यूनिट्स अबव ओरिजिन यानी कि 0,3 पे इक्वल्स टू 1। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अदरवाइज भी अगर जैसे प्रॉपर ड्राइंग के थ्रू जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक्स एक्सिस से कहाँ टकरा रहा है 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, राइट। तो ये क्या हो गया 0,-2 और 3 यूनिट्स अबव ओरिजिन यहाँ पे 3,0। तो 2 पॉइंट फॉर्म की तरह हम यहाँ पे वर्कआउट करा सकते हैं इसे, ठीक है। अब जैसे अगर ये भी पूछ लें ये फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन जैसे कुछ भी लिख लो 2x + 3y = 6। तो अब मतलब कैसे इसे वर्क करा सकते हैं आप कि भाई 6 से, मतलब इसमें खास बात क्या है कि इधर 1 है ना, तो 6 से हर किसी को डिवाइड कर दो तो ये क्या हुआ x/3, यहाँ भी 6 से डिवाइड कर दो तो y/2 = 1। तो x से कहाँ पे टकराएगा 3,0 से, और y पे कहाँ टकराएगा 0,2 पे। ये सब ना भी आता हो तो भी हो सकता है, क्योंकि x एक्सिस पे अगर टकरा रहा है वो, अगर वो x एक्सिस पे टकरा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो इसको 0 कर दो। तो इस हिसाब से 2x किसके इक्वल हुआ 6 के, यानी कि x किसके इक्वल हुआ 3 के, वही यहाँ भी पता चल रहा था। और अगर y एक्सिस की बात है तो y एक्सिस में x की वैल्यू 0, तो 3y किसके इक्वल 6 के इक्वल, तो y किसके इक्वल हुआ इस हिसाब से 2 के इक्वल हुआ। समझे नहीं समझे आप ये बात? हाँ भैया, अंडरस्टैंडिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन थी। एक और बता देता हूँ मैं, या एक सवाल और करते हैं इस पे यार, चलो अभी तो है अपने पास टाइम। जैसे दिया फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, या कुछ सवाल ही कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, अरे भैया फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग ऑफ equal intercepts on coordinate axes and passing through 1,2, राइट। सो देखो यहाँ पे अब की बार क्या बोला है इन्होंने कि ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि a और b क्या है अब की बार इक्वल है, ठीक है। तो x/a y/, अब फिर क्या बताया कि इट इज़ पासिंग थ्रू 1,2, तो 1/a + 2/a = 1, सो 3/a = 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी अपने पास, जो भी लाइन जहाँ से भी पास कर रही होती है या जो भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है उसको मैं कभी भी x और y की जगह डाल सकता हूँ भैया। ये बात समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे? उसको मैं कभी भी x और y की जगह डाल सकता हूँ। तो 1 और 2 को मैंने x और y की जगह डाल के a3 कैलकुलेट कर लिया। तो ये क्या हुआ x/3 + y/3 = 1। तो एलसीएम ले लिया, कितना आ गया x + y/3 = 1। तो x + y कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया। आया समझ में, नहीं आया समझ में? हाँ भाई, कोई भी इसके अंदर आपको कष्ट, समस्या, परेशानी है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी ट्रबल इन दिस प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ओके, चलूँ आगे? हाँ जी, जैसे कि चलो एक और मैं ले लेता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to the line through, perpendicular to the line through, let's say कोई भी एक लाइन ले लेते हैं 1,2 and 7,4 and passing through, अभी मैं खुद से ही क्रिएट कर रहा हूँ ये थोड़ा, and passing through भी कोई एक पॉइंट ले लो, passing through ले लो 0,5 ले लो, ठीक है। अच्छा देखो इधर समझने की कोशिश करो यार, है ना। हमारी जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन के परपेंडिकुलर है। तो कोई भी लाइन जो
इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है उसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है 4 माइनस 2 अपॉन में 7 माइनस 1 यानी कि 2/6 यानी कि 1/3। अब हमारी लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल्स टू -1। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप्स का प्रोडक्ट इज -1। शायद 7th 8th पॉइंट मैंने लिखवाया होगा आपको ये। सो एक लाइन का स्लोप अगर 1/3 है तो दूसरी लाइन का स्लोप मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। फाइन, दूसरी लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा यहाँ पर -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारी लाइन का स्लोप कितना है -3 और वो पास कहाँ से हो रही है 0,5 से हो रही है। तो चाहे तो मैं अब यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद ले सकता हूँ कि जो मेरी लाइन है उसका स्लोप कितना है -3 और वो पास किससे हो रही है 0,5 से। ठीक है, तो एक पॉइंट x, y मैं यहाँ पर मानूँ और इन दोनों का स्लोप निकाल लूँ। ठीक है, और उसको -3 के इक्वल कर दूँ। अगर फिर दूसरी तरफ मैं देखूँ तो ये पॉइंट y इंटरसेप्ट है। थर्ड इक्वेशन मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताई, y इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है -3 है और c की वैल्यू कितनी है 5 है, तो मैं डायरेक्टली भी यूज़ कर सकता हूँ। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ही घुमा फिरा के वो क्वेश्चन देते रहते हैं, पर अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है कि चीज़ों को वर्कआउट किस तरीके से कराना है तो आप मतलब आसानी से गिवन प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, चलूँ आगे। काफ़ी पढ़ा दिया यार वैसे तो आज मैंने। ठीक है, एक फॉर्म और देखो इधर। ठीक है, इस फॉर्म को बोल रहे हैं ABCD लिखवाई होगी ना अभी मैंने, E नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। यह थोड़ी सी बाकियों से हटके है। ठीक है, ऑल्दो करूँगा इसको भी मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही। ठीक है, पर हल्की सी बाकियों से अलग है। कैसे मैं समझाऊंगा? देखो इस लाइन की इक्वेशन अपने को चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसे डार्क एंड कर देते हैं। इस डार्क एंड लाइन की इक्वेशन अपने को चाहिए भैया। ठीक है, ठीक है, इसकी इक्वेशन अपने को मांगता है और अपने को दिया क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, इसकी इक्वेशन अपने को चाहिए। इसकी इक्वेशन चाहिए। लाल लाइन का डिस्टेंस दे रखा है और लाल लाइन का एंगल दे रखा है। इस लाल लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर डिस्टेंस दिया उसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है। ठीक है, अब सॉरी अब थोड़ा यहाँ समझने की मेरी कोशिश करना बात को। क्या समझोगे? देखो इधर नीले रंग से कर लेते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता है मैं। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए भैया। किसके? इसके। इधर x और y की वैल्यू मेरे को चाहिए। ठीक है, देखो ये x होगा जितना इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से, यही x है, ये x है और इसकी हाइट जो है ये y है। ठीक है, लेट्स से x है। अगर मेरे को पता है d और थीटा, d थीटा और x के बीच में क्या रिलेशन कर सकता हूँ मैं, cos थीटा लिख सकता हूँ, राइट। तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, d cos थीटा। कई जगह r से भी दे रखा होता है डिस्टेंस। फिर अगर इसी तरीके से लेट से मैं इसे y मान लूँ तो sin थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। सो y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, d sin थीटा की इक्वल आ जाएगी। आ गया समझ में? नहीं आ गया समझ में? सो ये x अगर d cos थीटा और y अगर d sin थीटा है तो पॉइंट क्या होगा, d cos थीटा कॉमा d sin थीटा, राइट। d cos थीटा कॉमा d sin थीटा। चलो पॉइंट तो अपने को मिल गया, क्योंकि d गिवन होगा, थीटा गिवन होगा। तो लेट से d 5 है, थीटा 30 डिग्री है, तो d की जगह 5 और यहाँ पे 30 डाल के, d की जगह 5 और यहाँ पे 30 डिग्री डाल के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट मिल गया। अब स्लोप की बारी है। अगर मैं लाल लाइन का स्लोप निकालने की कोशिश करूँ, स्लोप ऑफ लाल लाइन, स्लोप ऑफ लाल लाइन, लाल लाइन किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि थीटा ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बना रही है लाल लाइन।
समझ रहे हो। और अगर अब मेरे को ब्लैक लाइन का एंगल निकालना है बेसिकली, या स्लोप कैलकुलेट करना है, तो मैं ये बोल सकता हूँ लाल लाइन का स्लोप इनटू में ब्लैक लाइन का स्लोप इज -1। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? वाई? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर है। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, अगर लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल, और अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना, -1। फाइन। अब देखो भाई यहाँ पे क्या देखोगे, मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन m1 और स्लोप ऑफ ब्लैक लाइन m2 कितना होना चाहिए, -1। तो अगर स्लोप ऑफ लाल लाइन जो है ये tan थीटा है, तो यहाँ से मैं स्लोप ऑफ ब्लैक लाइन कैलकुलेट कर सकता हूँ। इट विल बी गिवन बाय -1/tan थीटा, या फिर मैं बोल सकता हूँ -cos थीटा ओवर sin थीटा, राइट, अगर मैं साइन और कॉस के टर्म्स में इसे लिखना चाहूँ। अब देखो इस लाइन का मेरे को स्लोप पता है, इस लाइन पे मुझे एक पॉइंट भी पता है, तो मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँगा कि अगर मैं इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन पे एक पॉइंट लेट कर लूँगा x, y। अगर मैं यहाँ से स्लोप कैलकुलेट करूँ तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। सो ये क्या होगा, y माइनस डी साइन थीटा ओवर x माइनस डी कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -x प्लस डी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अरे भैया मल्टीप्लाई भी नहीं आता यार, शिट, -x कॉस थीटा प्लस डी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू y साइन थीटा माइनस डी साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट राइट एडजस्ट कर लेंगे, इसको इधर ले आओ, डी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। ओके, सो d कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू d। फाइन, नॉट फाइन, नथिंग फाइन, एनीथिंग फाइन, नॉट फाइन, व्हाट हैपेंड ब्रदर? आ गया समझ में, नहीं आ गया समझ में? तो ये क्या हो गई, अपनी नॉर्मल फॉर्म होगी। थोड़ा सा मैं डराइव करके बता देता हूँ, पर अगर ये सब चीज़ें वो बिना नॉर्मल फॉर्म बताए भी आपको बोलें तो आपको करना चाहिए, ठीक है। ये सब आपके दिमाग में खुद आना स्टार्ट होना चाहिए, इतनी मेहनत करनी है आपने, ठीक है। चलो शाबाश, अदरवाइज मैं सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। चलो एक क्वेश्चन कर लेंगे नॉर्मल फॉर्म का, कर देते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, find equation of line at a distance of चलो दो क्वेश्चन करते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं है। at a distance of 5 units from origin and whose normal make 30 degree with positive direction of x-axis। फाइन, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू d। सो x cos थीटा, तो x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल्स टू d। सो √3x/2 प्लस y/2 इक्वल्स टू 5। तो इक्वेशन क्या हो गई, √3x प्लस y इक्वल्स टू 10। आ गई ये बात समझ में? अगर जैसे कोई आपसे पूछ ले, हालांकि इसके दूसरे तरीके भी हैं, पर अभी के लिए जिस तरीके से मैंने सिखाया उसी तरीके से वर्क करेंगे, कि बोल रहे हैं फाइंड डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन and its बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, एंड इट्स एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस।
और लाइन दे रखी है, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लेट से 8, ठीक है। तो देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर तो आपको, वैसे हम एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, उससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड लाइन, अभी जस्ट इसके जस्ट बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी मैं इससे सिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। चाहे तो इसको अभी मैं थोड़ा सा और मुश्किल भी बना सकता हूँ, ठीक है, पर अभी उतना मैं नहीं करना चाह रहा, या कर दूँ क्या, चलो कर देता हूँ, आप कह रहे हो तो लो कर देता हूँ। आप रिक्वेस्ट कर रहे थे इसीलिए करा है बस मैंने, तो पर तब भी कोई मुश्किल नहीं है, सच बताऊं तो तब भी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन से हो जाएगा, ठीक है। और स्लोप भी बड़ा आसान है यार, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इसे, जैसे कि क्या लिखोगे आप, √3y इज इक्वल्स टू x माइनस 8, राइट। y क्या हो जाएगा, 1/√3 x माइनस 8/√3। तो अब आपको पता ही है कि ये जो लिखा हुआ है स्लोप लिखा हुआ है, यानी tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा की वैल्यू अगर 1/√3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। ये बड़ा आसान है सब कैलकुलेट करना, पर लेट से अभी मैं इस फॉर्म से जाना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा ये काम। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे x के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर से आपको डिवाइड कर देना। तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 और √3 के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट अंडर, सो ये कितना हुआ 1 + 3 का रूट अंडर, यानी कि कितना हो गया 2 हो गया। सो 2 से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 2 से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दो। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो कि आपका cos थीटा क्या है, x का कोफिशिएंट है, यही फॉर्म लिखवाई होगी ना मैंने, x क्या होता है, और sin थीटा क्या है, -√3/2 है। ये बात समझ में आई या नहीं आई समझ में आपको? तो क्या अब इसके अंदर दिक्कत है? तो अगर यार दिक्कत तो है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू d, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना आ गया 4/2, तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका यहाँ पे 4 आ गया, फाइन। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, -√3 आ रही है, ठीक है। अब tan थीटा अगर -√3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 - 60, राइट। 180 - 60 यानी कितनी हो गई, 120 डिग्री हो गई, ठीक है। तो यार यहाँ से कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा है, y इक्वल्स टू विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अच्छा समझ गया मैं, ये थोड़ा सा मेरी गलती हो गई, ठीक है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, जो मैंने ऊपर थीटा निकाला था ना 30 डिग्री, वो क्या था, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। पर जो इसमें से थीटा निकलता है वो क्या होता है, एंगल मेड बाय नॉर्मल, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये जैसे कि ये जो भी लाइन है, अगर ये 120 डिग्री बना रही है नॉर्मल, कितना बना रही है नॉर्मल, 120 डिग्री बना रही है, ठीक है, यानी कि एंगल कितना है 120 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो अभी भी तो ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। थोड़ा सा उसमें मैं, पर देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो जस्ट मेरे को फिर उस हिसाब से याद भी आ गया कि नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ तो 30 डिग्री बनाएगी। थीटा के इसका एंगल होता है, नॉर्मल का होता है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, राइट। छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ के ख़त्म करते हैं आज की क्लास। तो 9 पॉइंट बता दिए थे मैंने आपको, काफ़ी पढ़ा दिया यार आज तो मैंने, चलो बढ़िया। तो 10वां पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। बहुत ही सिंपल चीज़ है, डिराइव नहीं करा रहा अभी मैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन, पॉइंट एंड अ लाइन। एरिया ऑफ ट्राइंगल को 2 तरीके से कैलकुलेट करके अगर हम इक्वल करें तो इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हैं, पर देखो अभी मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। लेट से ये एक पॉइंट है P, Q, और लाइन की इक्वेशन क्या है, ax + by + c = 0, और हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन का मतलब हमेशा कैसा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस d कैलकुलेट करना है भाई, ठीक है। करते हैं, देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये पॉइंट इस लाइन में भर देना है। तो x की जगह क्या लिखना है P, y की जगह क्या लिखना है Q, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। हो सकता है कभी ये आंसर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मॉड भी लगा देंगे,
मॉड भी लगा देंगे। आ गया समझ में, नहीं आ गया समझ में? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। सवाल करा दो, कर लेते हैं। बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अरे भैया कुछ नहीं है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, एक पॉइंट दे दिया, कुछ भी लिख लो, -1,4 और लाइन दे दिया 3x - 4y + 2 = 0। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं डी। तो क्या है, पॉइंट को लाइन में पटको तो -3 हो जाएगा, ये भी भरो भैया इसमें, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर का मॉड, यही आंसर है। तो -3 -16 -19 + 2 तो 17 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मॉड, तो 17/5। सो कितना आ गया, 3.4 यूनिट्स। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी आसान चीज़ है ये भी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। अभी कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आने वाली क्लास में बैक टू बैक रख देंगे हम। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मेजर्ड अलोंग, जैसे कि मैं एक थर्ड लाइन दे दूं कि आपको ये वाली लाइन के अलोंग डिस्टेंस मेजर, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से पर मेजर्ड अलोंग द डॉटेड लाइन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सब सीखेंगे, अभी टेंशन मत लो आप। ठीक है, पर अगली क्लास में। अब यहाँ पे देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। सो ये अपने पास 2 पैरेलल लाइन है, एक की इक्वेशन है ax + by + c1 = 0 और दूसरे की इक्वेशन है ax + by + c2 = 0। ठीक है, सो हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो देखो कैसे करेंगे, डिस्टेंस विल बी गिवन बाय, यहाँ पे दोनों में अलग क्या है, c अलग है तो उनका ही डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, c2 - c1 अपॉन में, यहाँ पे जो पहले था वही अब यहाँ पे भी होगा। ठीक है, मतलब कि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, हो सकता है नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे भी आप मॉड लगाना, बट मेक श्योर करना, क्या मेक श्योर करेंगे आप कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वही यहाँ पे और जो y का कोफिशिएंट है वही यहाँ पे, क्योंकि 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 देन लाइन्स आर पैरेलल, बट हियर यहाँ पे a1 और a2 को रेशियो नहीं उनका, उनको ही इक्वल कर देना आपको। अगर नहीं होगा तो कैसे करना है मैं बताऊंगा। देखो एक बार पहले सवाल सीखो, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या है, एक है अपने पास लेट्स से 3x + 4y + 7 = 0 और दूसरी है 3x - 4y -2 = 0। तो कई बच्चे तो देख के भी आंसर इसका बता देंगे 9/5 1.8, पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो c1 - c2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सो 9/√25। अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, देखो अगर तो वो लाइंस 2D में है और पैरेलल नहीं है, तो 2D में अगर पैरेलल नहीं है तो या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो डिस्टेंस 0 ही होगा, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर एक होगी तो भी डिस्टेंस क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, ये समझ में आया, आपको नहीं आया समझ में बाकी है। सो 9/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1.8 यूनिट्स। अच्छा, कभी कभी होता है कि वो मैच नहीं हो रहे थे कोफिशिएंट्स, कैसे मैच करेंगे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, जैसे दिया है डिस्टेंस बिटवीन, एक लाइन दी है लेट से, चलो कोई नहीं बुरा आंसर आने दो, मैं सोच रहा था कि आंसर ठीक आए, 2x + 3y - = 7 लिख लेते हैं एक में, और दूसरे में लिख लेते हैं 4x + 6 - 5 = 0। देखो सबसे पहले तो आपको ये मेक श्योर करना है कि हर चीज़ लेफ़्ट में रहे, यहाँ पे हो चाहे पिछले क्वेश्चन में हो। ठीक है, हर चीज़ कहाँ होनी चाहिए, लेफ़्ट में होनी चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हैं। अगर मैं हर चीज़ इसमें लेफ़्ट में ले भी आऊँ तो भी देखो दिक्कत है अपने को, क्या कि 2x + 3y - 7 जो है
ये मैच नहीं हो रहा 4x इन सब से, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बनाने हैं, या तो यहाँ कोफिशिएंट बना लूँ मैं 4 और 6, या फिर इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर लूँ और यहाँ पे बना लूँ 2 और 3। तो मल्टीप्लाई करना आसान है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, ये बन जाएगी 4x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। और पहले वाली क्या अपनी 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। एक सेकेंड, तो यहाँ पे अब देखो फॉर्मूला क्या है, C1 माइनस C2 यानी कि -14 माइनस -5 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 का मॉड। समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे सब? हाँ भैया। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 9 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 52 हो जाएगा यूनिट्स। आगे बात समझ में या नहीं आगी समझ में? हाँ जी। ओके तो आज के लिए एक काम करते हैं, इतना ही रख लेते हैं। थैंक यू ऑल इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, ठीक है। काफ़ी मेरे को लगता है कि 1 आवर 40 मिनट्स की तो पक्का हो गई होगी, देखा नहीं है मैंने, बट स्टिल थैंक यू एंड कीप स्टडिंग। जो चीज़ें आज मैंने पढ़ाई से रिलेटेड या फिर बिना पढ़ाई से रिलेटेड, उन दोनों पे बेटा आप फोकस करो, ठीक है। तभी मतलब आप लोग इम्प्रूव कर पाओगे एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। ये मैथ वैथ तो चलो कुछ काम आएगी, कुछ नहीं भी आएगी, ठीक है, पर अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फैमिली इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है, रिलेशंस इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पर अपने आप को भी इम्प्रूव करना डे बाय डे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। राम राम। अगली क्लास में आपसे मैं मिल लेता हूँ, ठीक है। और फिर आगे एक बार इसी की एक प्रैक्टिस क्लास में और रखता हूँ, ऑल्दो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करा दिया है इसके अंदर, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कवरिंग थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जिन्हें हम बोलते हैं, एक क्लास हम और रखेंगे छोटी सी, ठीक है। थैंक यू ऑल, बाय। देख रहे हो कितना प्रिसाइज हूँ, 1 आवर 41 ही हुए।